नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत है फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। फिर एक नई वीडियो के साथ जुड़ते हैं। आप इस वीडियो पर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एशियंट ग्रीक और जानेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी वीडियो। फिजिकल एजुकेशन इन एशियंट ग्रीक यानी पुरातन यूनान में फिजिकल एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ेंगे कि यूनान में फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व था, यानी उस समय के लोग फिजिकल एजुकेशन को किस रूप में जानते थे। लिखा हुआ विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक यूनान की भी सभ्यता थी। पहला पॉइंट दिए हुए है दोस्तों, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में एक यूनान की भी सभ्यता थी। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, जैसे ही हमारे भारत में कई सभ्यताएं हुई हैं उसी प्रकार हमारी एक यूनान की भी सभ्यता थी। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यूनान ही वह प्रथम देश था जिसने शिक्षा और शारीरिक शिक्षा पर गंभीर रूप से चिंतन किया है। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो खेलों का यानी जो प्राचीन ओलंपिक ही कर लें हम, तो वो हमेशा यूनान से ही हमको देखने को मिले हैं। यानी यूनान शहर से ही हमको ओलंपिक्स खेल की जो भी हिस्ट्री है प्राप्त हुई है। उस समय यूनान एक संगठित राष्ट्र न था, बल्कि वह छोटी छोटी असंख्य रियासतों में बटा हुआ था। दोस्तों, यूनान एक संपूर्ण राष्ट्र नहीं था बल्कि छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। तो दोस्तों, कहते हैं कि इस देश अथवा सभ्यता को कुछ विशिष्ट वर्गों में विभाजित किया गया था। तो आप लोग भी जानते हैं दोस्तों, 4 काल हुए हैं एथेंस के अंतर्गत, जिसमें से पहला काल है होमर काल, दूसरा स्पार्टा काल, तीसरा पूर्व एथेंस काल और चौथा उत्तर एथेंस काल। दोस्तों, इन चारों के बारे में हम क्रमशः पढ़ेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि इन चारों कालों का सीरियल वाइज नाम लिखिए। तो दोस्तों, आप याद कर लीजिए कि इनका सीरियल वाइज नेम है होमर काल, दूसरा स्पार्टा काल, तीसरा पूर्व एथेंस काल और चौथा उत्तर एथेंस काल। अब दोस्तों बढ़ते हैं होमर काल की ओर। यानी जो सबसे पहला काल था वो होमर काल था। इसमें दोस्तों पढ़ते हैं, इसे 1000 वर्ष से 750 वर्ष तक का युग यानी होमरिक युग के नाम से जाना जाता था। यानी दोस्तों, होमर का जो दूसरा नाम है वो होमरिक युग था। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंधे कवि होमर द्वारा लिखित 2 महाकाव्य इलियड और ओडिसी में प्रचुर मात्रा में परिचय मिला है। दोस्तों, जो होमर काल का जितना भी वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ कुछ भी हुआ है वो सब जो अंधे कवि होमर नाम के एक महान कवि थे, उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे। एक लिखा था इलियड और एक लिखी थी ओडिसी। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि इलियड और ओडिसी किस काल में लिखी गई हैं। तो दोस्तों, आप याद रखिएगा होमर काल में। अब दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं होमर काल में, तो पढ़ते हैं। इस युग में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। मुख्य रूप से व्यायाम क्रियाओं तथा जिम्नास्टिक क्रियाओं का आयोजन इस उद्देश्य से किया जाता था कि पुरुष और स्त्रियों के नृत्य क्रियाओं में भाग लेते थे, परंतु किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण को प्रदान करने के लिए चलन का विकास नहीं था इस काल में। दोस्तों, कहने का अर्थ है कि इस काल में जो भी एक्टिविटियाँ होती थीं वो स्वयं मानव के द्वारा बनाई हुई थी। यानी वो चाहे जिम्नास्टिक करते हों, चाहे वो नृत्य करते हों या कोई भी खेल खेलते हों, इस काल में कोई भी शिक्षक या कोई भी प्रशिक्षक नहीं था। दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो होमर काल है, होमर काल को शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन तथा मैन ऑफ विजडम के नाम से जानते हैं। यानी होमर में शिक्षा के समय कहा गया है मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। अब दोस्तों बढ़ते हैं स्पार्टा काल की ओर। दोस्तों, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पार्टा काल, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है।
तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनता है कि स्पार्टा काल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों स्पार्टा काल को क्लासिक एज के नाम से भी जाना जाता है, यानी क्लासिक एज भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली को क्या कहा जाता है। दोस्तों इस स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता है। दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो चल रहा है दोस्तों। मैं एकदम एग्ज़ाम के पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। वैसे तो आप किसी भी बुक से हिस्ट्री पढ़ेंगे, बट आपको ऐसी हिस्ट्री पढ़ने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि दोस्तों उनसे निकाले हुए चुनिंदा क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि और भी आपके दोस्त इस वीडियो को पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से क्वालिफाई कर सके। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों यदि आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं। स्पार्टा में जिम्नास्टिक नृत्य को बीवासिस के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों जो वहाँ पे स्पार्टा में धार्मिक नृत्य होता था उसको होर्मस और कैसेटिस के नाम से जानते थे। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है कि स्पार्टा काल में सैनिक नृत्य को किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, पापी हिक के नाम से सैनिक नृत्य को जानते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के अधिकारी जन्म के समय दुर्बल अपंग बच्चों को किस पर्वत से फेंकवा देते थे। दोस्तों स्पार्टा काल में एक प्रथा थी कि जैसे अगर कोई बच्चा बीमार है या कोई बीमारी से ग्रसित है तो उसको टाइगेट्स नामक पर्वत से फेंकवा देते थे, यानी सीधे उसकी मृत्यु हो जाती थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। खेलों में उनके जीवन के आधार पर कुश्ती प्रचलित थी। याद रखिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार बना हुआ है कि स्पार्टा में आधारभूत उनका खेलों का मनोरंजन क्या था। दोस्तों कुश्ती थी। इसके बाद इस काल में नायक पूजन की प्रथा अत्यंत प्रबल रूप से प्रचलित थी। याद रखिएगा दोस्तों कि इस काल में जो नायक थे पूजा की प्रथा में अत्यंत प्रचलित थे। अब दोस्तों बढ़ते हैं पूर्व एथेंस काल में। दोस्तों एथेंस काल में तो पूर्व एथेंस काल और उत्तर एथेंस काल क्यों कहा गया है, आपको थोड़ा सा इसको माइंड पे रखना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्व एथेंस काल। याद रखिएगा दोस्तों इस काल के लोग प्रजातंत्रवादी थे, यानी दोस्तों इस काल के व्यक्ति अपने आप में बहुत ही मग्न रहते थे। वो किसी की राज्य और किसी के पैसों और किसी की ताकत पर वो ज़्यादा घमंड नहीं करते थे, यानी वो अपने ही आप में मग्न रहते थे। इस काल में लोग प्रजातंत्रवादी थे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, एथेंस में बच्चे का जन्म से 6 वर्ष की आयु तक अपने अभिभावकों की देखरेख में रहता था। यानी पूर्व एथेंस काल में बच्चों को 6 वर्ष तक अपने घर पे ही रहना पड़ता था, माता पिता की देखरेख पर। इसके बाद जैसे ही 7 वर्ष का हो जाता था, यानी 7 वर्ष का हो जाने पर उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय भेज दिया जाता था। लेकिन दोस्तों विद्यालय से आना जाना उसका घर से लगा रहता था। इसके बाद वहाँ विद्यालय 2 प्रकार के होते थे, एक मल्लयुद्ध पाठशाला होती थी, एक संगीत पाठशाला होती थी। इसके बाद दोस्तों 5वां पॉइंट लिखा है, 18 वर्ष की आयु के बाद लड़के को सेना में भर्ती किया जाता था, जहाँ वह 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेता था। यूनान के सभी निवासी खेल क्रियाओं में विशेष रुचि रखते थे तथा इसलिए समय समय पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया करते थे। इसके बाद एथलेटिक्स और रथ की दौड़ तथा अन्य प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता था। इन प्रतियोगिताओं में केवल स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के प्रतिभागी भाग लेते थे। इन उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के नाम से जानते थे। अब दोस्तों इन खेल उत्सव में 4 बड़े उत्सव होते थे। तो दोस्तों आप इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, ओलंपिक खेल, पाइथियन खेल, इस्थमिनियन खेल और नीमियन खेल। दोस्तों यहाँ से ज़रूर 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो LT ग्रेड का हो, चाहे वो UP TGT हो,
चाहे वो NVS हो या KVS हो या चाहे DSSB हो। इसलिए दोस्तों आपको ज़रूर इन चारों खेलों के बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पहले ओलंपिक खेल में। सबसे पहले आता है ओलंपिक खेल। सभी खेलों में ओलंपिक खेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण था। दूसरा पॉइंट है, यह उत्सव ओलंपिया में प्रत्येक 4 वर्ष की अवधि के बाद संपन्न होता था। प्रथम ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में मनाया गया था और इसकी अवधि 5 दिन की होती थी। यह उत्सव अगस्त माह में 5 दिनों तक मनाया जाता था। यह उत्सव जीएस देवता को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए मनाया जाता था। दोस्तों ये प्राचीन ओलंपिक था। इसके बाद दोस्तों आता है पाइथियन खेल। ये भी दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट खेल था उस समय का। यह दूसरे स्तर का लोकप्रिय खेल उत्सव था। मौलिक रूप से यह संगीत उत्सव था, याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, ओलंपिक खेलों के बीच के तीसरे वर्ष में यह उत्सव मनाया जाता था। इसके बाद यह 2 उत्सव डेल्फी के मैदान पर किया जाता था। दोस्तों क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछता है कि पाइथियन खेल किस मैदान पर होते थे। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, पाइथियन खेल हमारे डेल्फी के मैदान पर होते थे। यह उत्सव अपोलो देवता यानी सूर्य देवता को श्रद्धांजलि देने के फलस्वरूप खेले जाते थे। रथ व घुड़सवार या घुड़दौड़ उत्सव की प्रमुख प्रतियोगिताएं थीं। इसके बाद दोस्तों तीसरा खेल आता है इस्थिमियन खेल। यह उत्सव समुद्र देवता को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए ओलंपिक खेलों के बीच के दूसरे और चौथे वर्ष की अवधि में कोरिंथ में मनाया जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, यह खेल किस नगर में मनाया जाता था। तो यह खेल दोस्तों कोरिंथ नगर में मनाया जाता था। खेल मुख्यतः संगीत, युद्ध क्रियाएं तथा नाव चलाना इसकी प्रमुख प्रतियोगिताएं थीं। खेल के विजेताओं को पारिश्तों का ताज पहनाया जाता था। इसके बाद आते हैं दोस्तों नीमियन खेल पर। नीमियन खेल ही दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट थे उस समय के और ये लास्ट था। तो दोस्तों लिखा हुआ है, यह खेल उत्सव प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत जीएस देवता के सम्मान में मनाया जाता था। इन खेलों में वहाँ का नागरिक ही भाग ले सकता था और ओलंपिक खेलों की तुलना में शेष 3 उत्सव स्थानीय प्रकृति के थे। यानी कहने का अर्थ है कि जो तीनों खेल थे इनमें ओनली स्थानीय लोग ही भाग ले सकते थे, लेकिन ओलंपिक खेल में अन्य राज्यों के भी प्रतिभागी भाग ले सकते थे। इसके बाद दोस्तों जो नीमियन खेल हैं, नीमियन खेल उत्सव है वो आर्गोलिथ नामक स्थान पर होते थे। दोस्तों ये चारों ही खेल बहुत ही उस समय के यूनान के महत्वपूर्ण खेल महोत्सव या खेल उत्सव के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों आता है उत्तर एथेंस काल। याद रखिएगा दोस्तों उत्तर एथेंस काल। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आता है, उत्तर एथेंस काल का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों इस काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, यानी उत्तर एथेंस काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, इस काल में व्यक्तित्ववाद का चारों ओर बोलाबाला था और इस काल में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक हुए थे। याद रखिएगा दोस्तों अरस्तु, प्लेटो और सुकरात जैसे महान दार्शनिक उत्तर एथेंस काल में ही पैदा हुए थे। अब दोस्तों यहाँ पर शारीरिक शिक्षा में विभिन्न काल निम्न क्रम में आए। दोस्तों याद रखिएगा इनका भी क्रम पूछता है कि सबसे पहले कौन सी सभ्यता का विकास हुआ। याद रखिएगा दोस्तों सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुई, फिर इसके बाद वैदिक काल आया, फिर इसके बाद हिंदू काल आया, इसके बाद मध्यकाल आया। दोस्तों मैंने फर्स्ट पार्ट में यही पढ़ाया है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक काल, तीसरा हिंदू काल और चौथा मध्यकाल। दोस्तों यदि आपने पहला पार्ट हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन का नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा, ये हमारा दूसरा पार्ट था। इसके बाद दोस्तों लिखा हुआ इन कालों में सबसे ज़्यादा क्या प्रचलित था। तो याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता काल में नृत्य क्रियाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थीं। वैदिक काल में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम प्रचलित था, उस समय आर्य लोग थे। दोस्तों प्राचीन हिंदू काल में नाटक और उत्सव होते थे और उत्तरकालीन हिंदू काल में धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता है।
दोस्तों ये बहुत ही प्यारा वीडियो था और मुझे आशा है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारा नॉलेज प्राप्त किए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिएगा।